नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अपना मानना है कि भारत और जापान सच्चे व नैसर्गिक दोस्त होने के तमाम आधार लिए हुए हैं। भारत में सरकार कोई रही हो, जापान के प्रति हम लोगों का अनुराग तभी से है जब सुभाष चंद्र बोस की आजादी की लड़ाई का जापान ने समर्थन किया था। पंडित नेहरू ने क्योंकि समाजवाद, सोवियत संघ और निर्गुट का फार्मूला अपनाया, इसलिए जापान से हमारे रिश्ते वैसे नहीं बने जैसे बनने चाहिए थे। वह स्थिति पीवी नरसिम्हा राव के वक्त से बदली। वाजपेयी और मनमोहन सिंह दोनों की सरकारों ने जापान को लेकर पहल की। बावजूद इसके जापान से मन के रिश्ते अब सिरे चढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक कूटनीति का सर्वाधिक सार्थक मुकाम जापान है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे की ताजा भारत यात्रा हर तरह से सफल थी। प्रधानमंत्री आबे का यह कहा महत्वपूर्ण है कि एशिया और विश्व में शांति विकास में दोनों देशों के रिश्तों का योगदान होगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आशावाद मतलब वाला है कि भारत के विकास को ये रिश्ते तेज रफ्तार देंगे। असैन्य परमाणु करार की रजामंदी, भारत के साथ रक्षा सहयोग अभ्यास असल में सामरिक भू राजनीतिक नातेदारी का प्रमाण है। यह चीन के विस्तारवाद की काट में बना गठजोड़ भी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत में एक ऐसा समीकरण बन रहा है जिसका हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक सामरिक मतलब है। यह नेचुरल या कि नैसर्गिक अलायंस है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। 5 दिन की खामोशी के बाद आखिर कांग्रेस ने अरुण जेटली के खिलाफ महाज खोला। दोनों ही ऐवान में कांग्रेस अराकीन पार्लियामेंट ने जेटली के इस्तीफे का मुतालबा और हुकूमत से अदालत की निगरानी में एसआईटी से तफ्तीश कराने का मुतालबा किया। इससे पहले गुज़िश्ता जुमेरात को कांग्रेस ने संसद भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से तफ्तीश का मुतालबा किया था और उसके बाद पार्टी रहनुमा खामोश होकर बैठ गए थे। बताया जा रहा है कि पीर को कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी ने पार्टी रहनुमाओं को जेटली पर हमले का हुक्म दिया। माहिरीन ज़राए के मुताबिक पार्टी के ज्यादातर पार्लियामानी रहनुमा जेटली पर अटैक करने के खिलाफ थे। आनंद शर्मा और राजू शुक्ला दोनों ने इससे दूरी बनाने का मशवरा दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी डीडीसीए के मामले में जेटली को घेरने की हिमायत में नहीं थे। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना था कि ये आम आदमी पार्टी का मुद्दा है, लेकिन ज़राए के मुताबिक सोनिया गांधी ने कहा कि अब कांग्रेस इस इख्तलाफ में है और हुकूमत को घेरने वाला हर मुद्दा उसे उठाना चाहिए। कांग्रेस के माहिरीन ज़राए के मुताबिक सोनिया और राहुल गांधी दोनों जेटली से नाराज हैं। दरअसल जेटली हर वक्त राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं। सेंट्रल हॉल से लेकर अपने दफ्तर तक में सहाफियों और रहनुमाओं से बातचीत में जेटली कहते रहे हैं कि राहुल को इकोनॉमिक्स की एबीसीडी नहीं आती है। वो ये भी कहते हैं कि राहुल हमेशा केजरीवाल की नकल करते हैं। इससे नाराज सोनिया और राहुल ने जेटली को निशाना बनवाया। बीजेपी की मुश्किल क्या कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाई है? आम आदमी पार्टी ने उसकी नाक में दम किया है। अगर बीजेपी रहनुमाओं की माने तो उनकी मुश्किल हिज़्ब इख्तिलाफ की वजह से नहीं है, बल्कि अपने ही लोगों की वजह से है। बिहार इंतखाबात से लेकर पाकिस्तान के साथ मज़ाकरात, इक़्तिसादियात, ब्लैक मनी और अरुण जेटली वगैरह के मामले में बीजेपी के अपने रहनुमाओं ने ही पार्टी को मुश्किल में डाला है। जेटली के मामले में जितना नुकसान अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे रहनुमाओं की वजह से है, उससे ज्यादा नुकसान कीर्ति आजाद कर रहे हैं। उन्होंने अमित शाह और रामलाल के समझाने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीडीसीए की बदउनवानी का खुलासा किया। बाद में ट्वीट करके जेटली को हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज कराने का चैलेंज दिया। और ऐवान बाला में जब कांग्रेस अराकीन पार्लियामेंट जेटली के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे तो कीर्ति आजाद खड़े होकर उन्हें समझा रहे थे कि उन्हें कैसी तफ्तीश का मुतालबा करना चाहिए। अब खबर है कि जेटली ने अरविंद केजरीवाल समेत आपके 6 रहनुमाओं के खिलाफ जो हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें केजरीवाल का दिफा राम जेठमलानी करेंगे। वो भी बीजेपी से ही रुकन पार्लियामेंट बने थे और गुज़िश्ता कुछ दिनों से ब्लैक मनी के मसले पर नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली के खिलाफ महाज खोले हुए हैं। इक़्तिसादी और पाकिस्तान के मसले पर साबिक वजीर खजाना व वजीर खारजा यशवंत सिन्हा हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के खिलाफ हो रहे हर काम में सरगर्म होकर ताउन कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी ने फिर कांग्रेस को परेशानी में डाला है। दिल्ली में कांग्रेस का सफाया करने के बाद आपकी नजर पंजाब पर है और कांग्रेस रहनुमाओं को इस बात का खदशा है कि कहीं वहां भी दिल्ली की कहानी न दोहराई जाए। डीडीसीए में बदउनवानी और अरुण जेटली को लेकर आपने जैसी मुहिम छेड़ी है उससे कांग्रेस की फिक्र में इजाफा हुआ है। दरअसल कांग्रेस रहनुमाओं ने गुज़िश्ता दिनों पंजाब के बारे में फीडबैक लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सूबाई सदर बनाने के बाद ली गई इस फीडबैक के मुताबिक वहां आम आदमी पार्टी की हालत काफी मजबूत है। हालांकि ये रिपोर्ट भी है कि आपकी लड़ाई कांग्रेस से ही होगी क्योंकि अकाली दल और बीजेपी की हालत काफी खराब है। इस फीडबैक के मुताबिक सिख और हिंदू दोनों आपकी तरफ रुझान दिखा रहे हैं। पार्टी के 2 रुकने पार्लियामेंट को निकाले जाने और दाखिली झगड़े के बाद भी वहां अरविंद केजरीवाल के कई लोगों की हमआहंगी है। ऊपर से अब जिस तरह से केजरीवाल की पार्टी और बीजेपी की लड़ाई सड़क से लेकर ऐवान और अदालत उज़्मा तक छिड़ी है, उससे कांग्रेस की फिक्र में इजाफा हुआ है। कांग्रेस रहनुमाओं को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी खुद को एक मजबूत पार्टी के तौर पर पेश करने में कामयाब हो जाएगी। पंजाब में जेटली को अकाली दल का सबसे बड़ा सरपरस्त माना जाता है। ऐसे में उनके खिलाफ महाज खोलकर आपने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। इससे केजरीवाल की बदउनवानी मुखालिफ रहनुमा की छवि मजबूत हुई है तो दूसरा पंजाब में आपको मुतबादिल माना जाने लगा है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश के दशा दिशा को बूझ सकेंगे। बीजेपी सदर अमित शाह के बाद अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने साथी अरुण जेटली के दिफा में उतरे हैं। मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जेटली के ऊपर झूठे इल्जामात आयद कर रही है और जेटली उसी तरह बेदाग साबित होंगे जिस तरह लाल कृष्ण आडवाणी हवाला मामले में बेदाग निकले थे। आज सुबह हुई बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में मोदी ने कांग्रेस पर शदीद हमला किया और जेटली का पुरजोर दिफा करते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी और हुकूमत को बदनाम करने के लिए गढ़े हुए इश्यूज को उठा रही है। उन्होंने कहा कि इसी तरह शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज को भी झूठे इल्जामात का सामना करना पड़ा था। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में हालांकि पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट कीर्ति आजाद की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर गौर किया गया। आजाद खुद आज के इजलास में शामिल नहीं हुए थे। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर वेंकैया नायडू ने मोदी के हवाले से बताया कि उन्होंने आडवाणी की मिसाल दी और कहा कि कांग्रेस ने झूठे इल्जामात लगाकर आडवाणी को फंसाने की कोशिश की थी लेकिन वो बेदाग निकले थे और कांग्रेस की हिकमत अमली उल्टी पड़ गई थी। उसी तरह जेटली भी बेदाग साबित होंगे। डीडीसीए घोटाले को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में आज भी हंगामा हुआ। कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा में कांग्रेस सरकार ने जेटली का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। उधर राज्यसभा में भी कांग्रेस सरकार ने जेटली के इस्तीफे का मुतालबा किया और ऐवान की कार्रवाई में रुखनांदाजी की। कुमारी शैलजा ने यह मामला उठाया लेकिन डिप्टी स्पीकर पीजे कुरियन ने उनको इसकी इजाजत नहीं दी। हंगामे के दरमियान ही डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई शुरू करा दी लेकिन कांग्रेस का हंगामा जारी रहा और 3 बार के कार्रवाई मुलतवी होने के बाद ऐवान की कार्रवाई को 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। उधर लोकसभा में भी इसी मसले पर हंगामा करते हुए कांग्रेस के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। डीडीसीए घोटाले के मामले में मरकजी वजीर मालियात अरुण जेटली की जानिब से दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के 5 दिगर लीडरान से हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार केवी वेणुगोपाल ने बताया है कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा, आशुतोष कुमार विश्वास और दीपक वाजपेयी को नोटिस जारी किया गया है। उनको 3 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया है। उसके बाद उनके जवाब पर अर्जी गुजार यानी अरुण जेटली की जानिब से जवाब दाखिल किया जाएगा। डीडीसीए मामले में अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट कीर्ति आजाद ने अब इल्जाम लगाया है कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। उनके ट्विटर अकाउंट से कल रात बेहद काबिल एतराज ट्वीट किए गए थे जिसमें कहा गया था कि कुछ लोगों ने उनके घर आकर उनसे कहा था कि उनकी जान को खतरा और उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने जेटली को हदफ बनाकर कहा था कि वो नामर्दों से नहीं डरते हैं, लेकिन उसके फौरन बाद उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया है और उन्होंने नामर्द लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया है।
इंजीनियर्स को लेकर दिल्ली से रांची जा रहा बीएसएफ का एक छोटा तैयारा आज सुबह हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में तैयारे में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई है। परवाज करने के कुछ ही मिनट के बाद ही तैयारे में आग लग गई और वो हादसे का शिकार होकर गिर गया। सुबह 9:50 पर तैयारे का राब्ता एटीसी से टूट गया था। 2 इंजन वाला ये सुपर किंग तैयारा परवाज भरने के फौरन बाद वापस लौटने लगा था और लौटते हुए एक रेलवे पटरी के पास बनी एयरपोर्ट की चहारदीवारी से टकरा गया और उसके बाद पानी के ट्रीटमेंट प्लांट में जाकर गिर गया। शहरी हवाबाजी के वजीर महेश शर्मा ने इसे बदकिस्मती करार देते हुए कहा है कि इसकी जांच होगी कि आखिर यह हादसा किस तरह रूनुमा हुआ। इस हादसे के बाद भारत और बांग्लादेश के दरमियान होने वाली डीजी सतह के मुज़ाकरात को मंसूख कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तैयारा 20 साल पुराना था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। जापान 7 वर्ष में भारत में बुलेट ट्रेन का सपना साकार करेगा। 98,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को लेकर कई तरह की बातें होगी, मगर मोटे तौर पर आर्थिक विकास में जंप और उसमें जापान की मदद का यह प्रतीक होगा। जापान, जर्मनी, अमेरिका जैसे देश यदि भारत के विकास के लिए ऐसे आ खड़े हों तो तस्वीर बदलेगी। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। हिंदुस्तान और जापान की दोस्ती परवान चढ़ रही है। वजीर आजम बनने के बाद नरेंद्र मोदी जापान के वजीर आजम शिंजो आबे से इतनी बार मिल चुके हैं कि ये एक रिकॉर्ड बन चुका है। इतनी मुलाकातें उनकी सिर्फ अमेरिकी सदर बराक ओबामा से हुई है। और ये सिर्फ इंसिडेंट्स नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक रिश्तों में जापान और अमेरिका दोनों ही हिस्सेदार बने हैं। एशियाई खत्ते में हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप जनूबी चीन सागर और एशिया प्रशांत में चीन के बढ़ते दबदबे के लिए चैलेंज है। जापान इसे चैलेंज देना चाहता था। हिंदुस्तान का साथ मिलने से उसकी हालत मजबूत हुई है, तो जापान का साथ मिलने से एशियाई खत्ते के सियासी तनासुब में तवाजुन हिंदुस्तान की हिमायत में बनता हुआ नजर आने लगा है। बहरहाल जापान के वजीर आजम शिंजो आबे का गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तान का हुआ दौरा स्ट्रेटेजिक मामलों के अलावा 2 और अहम मुद्दों के नजरिए से बेहद अहम है। जापान ने हिंदुस्तान के साथ अमेरिका जैसा एटमी मुआहिदा किया। इससे पहले जापान इस बात पर जोर देता रहा है कि एनपीटी पर दस्तखत नहीं करने वाले किसी मुल्क के साथ एटमी मुआहिदा नहीं किया जाना चाहिए। अपने इस रिवायती स्टैंड की वजह से जापान ने हिंदो अमेरिका एटमी मुआहिदे की मुखालफत की थी। इसी बुनियाद पर हिंदुस्तान को एनएसजी में शामिल करने की मुखालफत की गई थी। अब ये मुखालफत खत्म हुई है। हिंदुस्तान पहला मुल्क है जिसने एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं और फिर भी जापान ने उसके साथ एटमी मुआहिदा किया। हिंदुस्तान जल्द ही एनएसजी का मेंबर भी बनेगा, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। दूसरा मुद्दा इक्तिसादी इमदाद का है। शिंजो आबे ने हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन के मंसूबे के लिए तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की तजवीज पेश की है। ये मंसूबा 7 साल में पूरा होगा और इस पर तकरीबन 98,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये रकम जापान देगा और पहले 15 साल तक इस पर किसी भी तरह का सूद नहीं लेगा। उसके बाद इस पर 0.1% की शरह से सूद लेगा। इस मंसूबे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन तमाम मजम्मतों के बावजूद कहा जा सकता है कि यह हिंदुस्तान की इक्तिसादियात के लिए एक संजीवनी की तरह है। वाज़ेह है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तमाम गैर मुल्की दौरों और दुनिया के ममालिक के साथ हमआहंगी के बावजूद हिंदुस्तान में सरमायाकारी नहीं बढ़ी है। दुनिया के ममालिक का यकीन हिंदुस्तान पर नहीं बना है। ऐसे में जापान की सरमायाकारी दुनिया के दूसरे ममालिक और सरमायाकारों का यकीन बढ़ाने वाली होगी। उम्मीद की जा सकती है कि जापान की तरफ से सरमायाकारी शुरू करने के बाद दुनिया के दीगर ममालिक की सरमायाकारी हिंदुस्तान में बढ़ेगी और हिंदुस्तान की इक्तिसादियात के तई एक मुस्बत पैगाम जाएगा। दोनों ममालिक के बीच सिर्फ स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी रिश्ते ही मजबूत नहीं हो रहे हैं, बल्कि तहजीबी रिश्तों को भी नए आयाम मिले हैं। शिंजो आबे वाराणसी के दौरे पर गए तो गंगा आरती में शामिल हुए। वजीर आजम मोदी ने अपने इंतखाबी हल्के वाराणसी को क्योटो की तर्ज पर डेवलप करने का मुआहिदा जापान के साथ किया है। बौद्ध मजहब की वजह से दोनों मुल्क पहले ही एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कई महाज पर दोनों ही मुल्क साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भारत जापान रिश्तों पर चर्चा करेंगे। विकास तभी संभव है जब भारत कारोबारी नजरिया अपनाए, निवेश कराए। उस नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता विदेश नीति में फोकस की सफलता का दमदार प्रमाण
जापान का आगे बढ़कर मदद को तैयार होना है। इसमें रक्षा, सामरिक, भू राजनीतिक के पहलू अपनी जगह है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद हैं। प्रसाद जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक जितनी वैश्विक कूटनीति की है उसमें जापान के साथ जो समझौते हुए हैं, जो उनकी प्रधानमंत्री के साथ जो केमिस्ट्री बनी है, उसको किस तरह आप लेते हैं? वो भारत जापान के संबंध इस पूरी वैश्विक कूटनीति में कहां टिकते हैं? व्यास जी, सबसे पहले बात तो ये देखिए कि जापान के साथ पिछले कई वर्षों से भारत का लगातार ये कोशिश रही है कि उनके साथ सामरिक दृष्टि से गठबंधन बनी रहे जी। क्योंकि चीन को लेकर काफ़ी यहाँ पे लोग परेशान हैं, परेशान नहीं कहूँगा, माफ़ कीजिएगा, चीन को लेकर काफ़ी लोग संकोच में हैं कि चीन का आखिर रवैया कैसे रहेगा जी। और आपको जैसे ज्ञात होगा, चीन ने कहा इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन, और इसी तरह से पूरा ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो तैयारी करते हैं। और पिछले कुछ दिनों में आबे साहब ने एक लेख लिखा था जिन्होंने कहा था कि डायमंड फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ अमेरिका, जापान और इंडिया, इन चारों के बीच में एक तरह से तालमेल बिठाने की तैयारी हो रही है। मतलब ये प्रशांत और हिंद महासागर को पूरा घेर के जो चीन का विस्तारवादी रुख है उसको काउंटर करने के लिए जापान की तरफ से भी पहले और भारत में भी अब एक तरह से फैसला कर लिया कि वो अलायंस बनाए जी। अगर आपको याद हो, इसमें 3-4 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। पहले आपको याद होगा कि 2007 में जो मालाबार एक्सरसाइज हुआ था, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब उसमें 5 राष्ट्रों को बुलाया गया था। भारत, अमेरिका तो करते ही थे, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी आए थे और सिंगापुर। उसको लेकर आपको याद होगा कि 2007 और 8 के बाद चीन ने इस पर लाल झंडी दिखा दी थी और इस तरह से प्रतिरोध, बहुत जरूर विरोध प्रकट किया था। तो उसमें ढिलाई पड़ दी। बाद में फिर से उसको तेजी कोशिश की और पिछले 1 साल पहले फिर ये इस तरह का प्रयास हुआ कि भारत और जापान और अमेरिका के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करे भारतीय नौसेनाओं की। अब जाकर ये फिर से बात वहीं पे वापस हो रही है और वापस अब होगा, ऐलान भी हुआ कि वो हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि इसमें ये संबंध सामरिक कारणों से, भू राजनीतिक कारणों से, जियोपॉलिटिकल कारणों से ज्यादा है या आर्थिक कसौटी पे प्रधानमंत्री की ज्यादा प्रायोरिटी उसकी वजह से? एक तरह से देखिए, भारत की जो मूल जो जिस तरह से इकोनॉमिक निवेश है, भारत जापान का निवेश भारत में बहुत सालों से है। मारुति सुजुकी की बात कही है, आज से 20-25 साल पहले हमने शुरू कर दिया था। बाद में कई सारी जापानी कंपनी यहाँ पे काम करते हैं और करते आए। लेकिन प्रधानमंत्री जी का निजी ताल्लुकात खासकर आबे साहब के साथ बहुत घनिष्ठ माना जाता है और इनकी पर्सनल केमिस्ट्री भी अच्छी मानी जाती है। वो दोनों राष्ट्रवादी नेताओं की एक इमेज के कारण भी माना। तो उस नाते इस दोनों की राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट जो इमेज है उसके कारण चीन को ध्यान में रखकर ये ज्यादा सामरिक पहल होती हुई लगती है, या फिर आप कहेंगे कि नहीं, बुलेट ट्रेन है, भारी निवेश है, इसलिए भारत की गरज ज्यादा है या जापान की गरज ज्यादा है? जापान को तो अपना निवेश करने का ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा और भारत एक निवेश का उनका बहुत पहले ही एक डेस्टिनेशन रहा है। लेकिन सामरिक दृष्टि से कई सालों से एक प्रयास रहा है। हालांकि चीन के कहकर कोई नहीं कहता, लेकिन सबको एक तरह से नजर है कि चीन क्या करेगा। इस पूरे महासागर में अगर बात होती है या एशिया प्रशांत महासागर में बात होती है, चीन का दृष्टिकोण पैसिफिक की तरफ भी है, चीन का दृष्टिकोण अटलांटिक की तरफ भी है और इंडियन ओशन में तो वो अपनी पहल रखता ही है। हाल फिलहाल में याद होगा कि प्रेसिडेंट ओबामा जब आए थे इंडिया, उन्होंने भी एक दस्तावेज, हमने भारत और अमेरिका ने दस्तावेज निकाला है जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एशिया पैसिफिक को लेकर खासकर एक जोर कहा गया और उसमें ये कहा गया है कि जो इंडियन भारतीय महासागर में जो आप बात करेंगे तो किस तरह से होना चाहिए। हाँ, ये कह रहे हैं कि ट्रेड जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि 80% से ज्यादा समुद्र के माल ढुलाई होती है, चाहे वो तेल हो बाकी सामान हो, तो सबको ये फिक्र है कि चीन को कैसे, अगर कोई इस तरह का कोई डिसरप्शन ना हो तो क्या हमारे फोर्सेस कभी मिलजुल के काम कर सकते हैं। हालांकि इस वक्त उसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डेवलपमेंट के नाम दिया, डिजास्टर रिस्पांस की बात होती है, लेकिन ये एक तरह से आपसी तालमेल की भी बात होती है। नहीं, लेकिन मेरा फिर ये कहना है कि आपके अनुसार क्योंकि चीन को निवेश की जरूरत है, क्योंकि वो भी बाहर फैक्ट्री पे एक वक्त था जब चीन में जाकर जापान ने निवेश किया था, अब वो भारत में कर, तो एक तरह से दोनों में सहज रिश्तों का आधार एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं। उस नाते ये एक आपने जो महत्वपूर्ण बात की, चीन में निवेश जब जापान ने किया है, अब जापान को भी और काफी विश्व के लोगों को ये दिख रहा है कि चीन में जो है लेबर महंगी होती जा रही है, वहाँ की जो स्थितियां ठीक अनुकूल नहीं रही है और भारत एक तरह से मेक इन इंडिया के तहत या जो वो भी है और भारत का बाजार भी अपने आप में बढ़ा है। उस नाते प्रसाद जी,
नरेंद्र मोदी की अभी तक की जितनी वैश्विक कूटनीति हुई है उसमें अगर क्या ये माना जा सकता है कि सबसे ठोस, सबसे सार्थक पहल तो जापान से रिश्तों में हुई मानेंगे आप, या किसी और कोई एग्जाम्पल बनता है? नहीं, जापान तो उसमें अग्रणीय है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आपने पहल की है। वो अच्छा, ऑस्ट्रेलियन भी क्योंकि यूरेनियम और ये देने में सब तैयार हो गया है। अभी और एक जापान ने बहुत आपके साथ महत्वपूर्ण बात की है अवैस साहब ने, पहली मर्तबा जापान ने अपने आप को आर्म्स के लिए मैन्युफैक्चर और डिफेंस मैन्युफैक्चर के लिए अपने वहां संसद में कानून बदला। एक ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जापान आबे साहब खुद चाहते हैं कि इस तरह से हो, जैसे आपने कहा राष्ट्रवादी नेता है, अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, और उनका और मोदी जी का पुराना संबंध भी रहा होगा। जब मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी जाया करते थे, तो दोनों के बीच में एक तालमेल भी है। उस नाते क्या ये माना जा सकता है प्रसाद जी कि हम वेस्टर्न अलायंस या पश्चिमी जो सामरिक जो गठजोड़ है उसके हम हिस्से बन गए, अब ये माना जाए, या अभी इसमें किंतु परंतु है? किंतु परंतु थोड़ा बहुत है, लेकिन एक तरह से जब आपने अमेरिकी राष्ट्रपति जब आए थे, जब आपने दस्तावेज अलग से कर दिया था, तब से टिप्पणी शुरू हो गई थी कि इंडिया जो है धीमे धीमे उधर जा रहा है और अपनी नीति बदल रहा है। जी, वो उसका इस यात्रा से ये अभी जो महत्वपूर्ण जापान के साथ अलायंस में भी उसका असर पड़ नजर आ, क्योंकि आपको याद हो इस यात्रा के दौरान पहले जापान ही एक राष्ट्र था आज से 10 साल पहले जहां हम 1+1 डायलॉग करते थे, यानी कि ना सिर्फ विदेश सचिव लेकिन हमारे रक्षा सचिव लोग भी मिलते थे। अब उसको 2+2 करा जा रहा है। और इंडिया ने ये कहा कि अगर अमेरिका ने आपको कहा नेचुरल पार्टनर, इंडिया ने कहा है इनवैल्यूएबल नेचुरल पार्टनर, तो एक तरीके से दृष्टिकोण पहले बदल चुके, पहले ही बदल गया। जी प्रसाद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।